आपसे वो है कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की। कोई जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करना चाहता है तो उसके पास में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए या उसके पास में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी मटेरियल जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करना चाहता है या कोई बायोमॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करना चाहता है तो सबसे पहली चीज़ बेटा वो अपना रेप्लिका तैयार कर सके, वो रेप्लिकेशन कर सके, अपनी जैसी कॉपी तैयार कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इट शुड एबल या इट शुड बी एबल टू क्रिएट इट्स ओन रेप्लिका, मतलब वो रेप्लिकेशन कर सकता हो। दूसरी चीज़ बेटा यहाँ पे क्या होती है कि बेटा वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फेथफुली ट्रांसमिट करे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके मेंडेलियन कैरेक्टर्स में, मतलब वो मेंडल की लॉ को भी फॉलो करे। तो यहाँ पे दूसरा है कि इट शुड फेथफुली ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन from one generation to next, one generation to next generation, and it should also able to express itself in मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तीसरा कैरेक्टर होना चाहिए उसके पास में क्या कि उसे बेटा स्ट्रक्चरली और केमिकली दोनों तौर पे स्टेबल होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। और चौथा फीचर उनके पास होना चाहिए क्या कि बेटा वहां पे स्कोप होना चाहिए स्लो चेंजेस का, मतलब म्यूटेशन तो हो लेकिन ज़्यादा फास्ट ना हो, स्लोली चेंज हो, मतलब म्यूटेशन रेट काफ़ी कम होना चाहिए ताकि इवोल्यूशन हो पाए, लेकिन इतना भी तेज ना म्यूटेशन हो, इतना ज़्यादा चेंजेस ना आए कि भाई वहाँ पे वो जल्दी जल्दी अपनी फॉर्म एंड शेप को बदल सके। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि देयर शुड बी स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस, मतलब ये जो चेंजेस हैं ये म्यूटेशन के बारे में बात की जा रही है कि म्यूटेशन कम होने चाहिए, स्लो रेट पे होने चाहिए। तो अगर किसी के पास में ये चारों फीचर्स हैं तो वो आइडियल जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट कर सकता है बेटा। अब बात कर लें कि आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंसेस हैं, कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट नहीं करता, इसके बीच में मेन डिफरेंस क्या है। तो बेटा डीएनए के पास में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है और यहाँ पे इस शुगर के सेकंड प्राइम या सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होता है और आरएनए में सेकंड प्राइम पोजीशन पे OH लगा होगा। OH ग्रुप काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जो चीज़ काफ़ी रिएक्टिव है उसके अंदर बेटा म्यूटेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है।
म्यूटेशन का रेट जो है वो काफ़ी फास्ट होगा, म्यूटेशन का रेट काफ़ी फास्ट होगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे दूसरा डिफरेंस की बात करूँ तो जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है बेटा, डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो आप अगर देखें तो केमिकली भी जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव है वो अनस्टेबल है और स्ट्रक्चरली भी जिसके पास सिंगल स्ट्रैंड है वो अनस्टेबल है। तो अगर मैं बात करूं आरएनए की तो आरएनए केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों तौर पे अनस्टेबल होता है, लेकिन डीएनए केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी मोर स्टेबल है। उसके अलावा एडिशनल स्टेबिलिटी कॉन्फर करता है इस डीएनए को कौन? बेटा एडिशनल स्टेबिलिटी देने के लिए यहाँ पे थाइमीन प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ यूरेसिल, और यहाँ पे आरएनए में आपको यूरेसिल मिलेगा जो इस थाइमीन के मुकाबले कम स्टेबल है। तो डीएनए के पास वो सारे फीचर्स हैं जो किसी जेनेटिक मटेरियल के तौर पे होने चाहिए, मतलब डीएनए हमारा स्ट्रक्चरली भी और केमिकली ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक है बेटा जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका नाम है टॉपिक का आरएनए वर्ल्ड। तो आरएनए वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। आरएनए वर्ल्ड क्या कहता है? आरएनए वर्ल्ड, देखिए आरएनए वर्ल्ड में सबसे पहली बात ये बताई है इन्होंने कि इस अर्थ पे जो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कोई बना था तो वो आरएनए था। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। इस चीज़ का एविडेंस भी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं हमारे, जैसे ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग होना बेटा, मेटाबॉलिज्म होना, वो सब के सब आपके आरएनए के अराउंड चल रहे हैं, आरएनए के अराउंड चल रहे हैं। और आरएनए के पास में रिएक्टिविटी भी है, मतलब वो कैटलिस्ट के तौर पे भी रोल प्ले कर सकता है। तो कैटालिटिक एक्टिविटी जो आरएनए रखता है, मतलब जो आरएनए एंजाइम के तौर पे एक्ट कर सकता हो, उन्हें बेटा हम लोग राइबोजाइम कहते हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव हो, कैटालिटिक एक्टिविटी ज़्यादा रखती हो, तो वो क्या है, ज़्यादा अनस्टेबल है, ज़्यादा लेबाइल है। लेबाइल का मतलब इजीली ख़त्म हो सकती है, डिग्रेड हो सकती है, या मैं इसे कह सकता हूँ इजीली डिग्रेडेबल है, ठीक है। तो आरएनए ज़्यादा लेबाइल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा डिग्रेडेबल है। इस वजह से इसी आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन हो गई, इस आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन हो गई। समहाउ डीएनए ने सेल के कंट्रोल को लिया और टेक ओवर किया फंक्शन को, और वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करने लग गया, ठीक है। देखिए एंजाइम्स ज़्यादातर प्रोटीन के होते हैं, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस को करने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के ना बन के वो आरएनए के बने हुए हैं बेटा। ये सारी बातें इन्होंने इसमें बताया हुआ आरएनए वर्ल्ड में। तो आरएनए वर्ल्ड में आपको सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जो फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल था अर्थ पे, फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल जो था अर्थ पे बेटा, वो आरएनए हुआ करता था, आरएनए था। इस चीज़ को कौन प्रूव करता है? इस चीज़ का एविडेंस क्या है? तो इस चीज़ का एविडेंस ये है बेटा, इस चीज़ का एविडेंस ये है कि अगर आप देखते हैं बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस बेटा जो है इवॉल्व हुए हैं अराउंड आरएनए मॉलिक्यूल, अराउंड आरएनए मॉलिक्यूल। वो लाइफ प्रोसेस कौन कौन से हैं? तो वो लाइफ प्रोसेस हैं बेटा, जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग,
मेटाबॉलिज्म, स्प्लाइसिंग एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में भी आरएनए आएगा, उस आरएनए के ऊपर राइबोसोम बाइंड करेंगे, तब जाके प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, एक प्रोटीन होती है जिसे हम लोग SNRNP प्रोटीन कहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये हालांकि ये जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस है हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग के अंदर पढ़ेंगे। तो उसमें जो ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, मतलब बेसिकली RNA है, ये क्या करता है, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और वो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या करते हैं, इंट्रॉन्स को हटा देते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन का मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस होना। क्या होना, प्रोटीन सिंथेसिस के होने के प्रोसेस को बेटा हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, एक mRNA या मैसेंजर RNA आता है। इस मैसेंजर RNA के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो DNA के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होती है बेटा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कोड की फॉर्म में आ जाती है, इस तरीके से जेनेटिक कोड की फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पे इसके ऊपर बाइंड कर जाते हैं राइबोसोमल सब यूनिट, और राइबोसोमल सब यूनिट्स के अंदर क्या किया जाता है, इन जेनेटिक कोड के हिसाब से अमीनो एसिड की एक चेन को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, जहाँ पे अमीनो एसिड की चेन बन रही है, पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, वो बिना इस मैसेंजर RNA के पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि जो इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं हमारे अंदर, वो सब RNA के अराउंड इवॉल्व हुए हैं। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, जब बेसिकली क्या होता है, DNA से जब डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल से कोई RNA तैयार किया जाता है, तो उस RNA के अंदर बेटा एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। उसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो E का मतलब है एक्सॉन और I का मतलब है बेटा इंट्रॉन। तो ये जो इंट्रॉन होते हैं ये बेसिकली नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, ये कुछ कोड नहीं करते, उल्टा ये एक्सॉन जो कोडिंग वाला पार्ट है, एक्सॉन जो है हमारा कोडिंग वाला पार्ट है, तो इन कोडिंग पार्ट को ये जो इंट्रॉन है ये डिस्टर्ब करते हैं। तो इन इंट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये सारे कोडिंग पार्ट एक साथ आ सके। अब बताइए, ये जो mRNA बना था इस डबल स्ट्रैंडेड DNA से, इस डबल स्ट्रैंडेड DNA से ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बना था, तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि आगे जब प्रोटीन बनाएगा तो वहाँ पे प्रोटीन कुछ ऐसी बनेगी कि भाई कुछ कोडिंग प्रोटीन, कुछ नॉन कोडिंग, फिर नॉन कोडिंग, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है कि इन सारे इंट्रॉन्स को, जो नॉन कोडिंग पार्ट है, इन सबको रिमूव कर दिया जाए। तो इन सबको रिमूव करने के लिए एक प्रोटीन होती है बेटा, एक प्रोटीन होती है जिसे मैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहता हूँ, SNRNP, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये आगे पढ़ना है आपको, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में बेटा इस टॉपिक को पढ़ेंगे, स्प्लाइसिंग को, स्प्लाइसिंग कहते हैं उस प्रोसेस में। तो ये SNRNP आके इसके ऊपर स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनाती है, ये इंट्रॉन्स इस तरीके से लूप बनाते हैं और ये सब हट जाते हैं और एक्सॉन एक साथ जुड़ जाते हैं, तब जाके ये प्रोटीन सिंथेसिस कर पाता है, ठीक है। और प्रोटीन किस लिए रिक्वायर्ड है बेटा, आपकी बॉडी में आइज़ के फंक्शन से लेके, आपके स्किन पिगमेंट से लेके, आपके हेयर नेल से लेके, जितने डाइजेस्टिव एंजाइम से लेके आपके हार्मोन्स तक, सब प्रोटीन नेचर के हैं, लगभग सारे प्रोटीन नेचर के हैं। तो जो प्रोटीन है उसका बेटा हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और सारी की सारी प्रोटीन बिना RNA के पॉसिबल नहीं है। प्रोटीन का सिंथेसिस बिना RNA के पॉसिबल नहीं है। और मेटाबॉलिज्म में आप देखें, अगर ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा हो तो हर एक स्टेप में, अगर वहाँ पे 10 स्टेप हो रहे हैं तो हर एक स्टेप पे एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, और सारे एंजाइम प्रोटीनेशियस नेचर के हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन कब बन सकती है, जब RNA होगा। तो जितने भी आपके एंजाइम्स हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को आपकी बॉडी में परफॉर्म करवा रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोटीनेशियस नेचर के हैं, और वो सब बेटा RNA के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं अगली थोड़ी सी और बात करना चाहूँ तो बेटा बात कुछ ऐसी है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी एंजाइम्स हैं या बहुत सारे ऐसे भी प्रोसेस हैं जिनको कोई भी प्रोटीन एंजाइम या प्रोटीनेशियस एंजाइम कैटालाइज नहीं करता, वहाँ पे RNA कैटालाइज करता है उसे। जैसे स्प्लाइसिंग देख लीजिए, स्प्लाइसिंग SNRNP का मतलब है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन,
स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन इसे कैटालाइज करती है। स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन इसे कैटालाइज करती है बेटा। तो SNRNP, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म which are catalyzed by RNA enzymes, means ribozymes, not by proteinaceous enzyme, not by proteinaceous enzyme। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल उस लाइफ प्रोसेस का क्या है? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस है जिसको एक RNA एंजाइम कैटालाइज करेगा, ना कि एक प्रोटीन का एंजाइम। लेकिन दिक्कत ये है कि जो RNA है, जो RNA मॉलिक्यूल है, उस RNA के पास में कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से ये लेबाइल होता है और ईजिली डिग्रेडेबल होता है। तो जो चीज़ लेबाइल है, मतलब ईजिली ख़त्म हो सकती हो, ईजिली डिग्रेड हो सकती हो, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होती है। जो ख़त्म हो जाए वो चीज़ अनस्टेबल है। तो इसीलिए क्या हुआ, इसी आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ, और उस डीएनए ने एक्ट करना शुरू कर दिया जेनेटिक मटेरियल के तौर पे बेटा। इसने एक्ट करना शुरू कर दिया जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को करने लग गया। तो ये तो रही बात बेटा आपके आरएनए वर्ल्ड टॉपिक की, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर आप नीट 2020 का पेपर देखते हैं तो आपको सीधा क्वेश्चन इस छोटे से हिस्से से देखने के लिए मिलेगा। वो क्या है, सेंट्रल डॉगमा क्या है? हालांकि मैंने पहले ही बताया है, लेकिन मैंने पहले साइंटिस्ट का नाम नहीं बताया था। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बेटा यहाँ पे इस सेंट्रल डॉगमा को देने का जो क्रेडिट जाता है, ठीक है, इसको देने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है फ्रांसिस क्रिक को बेटा। फ्रांसिस क्रिक ने बेसिकली सेंट्रल डॉगमा को दिया था। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन करके दूसरे डीएनए को बना सकता है। मतलब कि डीएनए को अगर दूसरा डीएनए बनाना है तो उसको रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, और रेप्लिकेशन करके ये जो डीएनए पुराना वाला था उसने अपना एक रेप्लिका तैयार कर दिया बेटा। और अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को बेटा हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन लेटर ऑन एक चीज़ और ऐड कर दी गई कि ये जो आरएनए है ये भी डीएनए को फॉर्म कर सकती है। ये केवल वायरसेस में होता है, और उस प्रोसेस को बेटा हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। हम इस प्रोसेस को, जहाँ पे आरएनए से वापस डीएनए बन जाता हो, उस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहने लग जाते हैं। आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को बेटा हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और ये केवल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादातर कौन परफॉर्म करता है बेटा? वायरसेस परफॉर्म करते हैं। और इसी बात के ऊपर आपको नीट 2020 में इसी फ्लो चार्ट को, छोटे से चार्ट को पूछा गया है
है ना। अगर आपको ये याद है कि क्या कौन सा स्टेप है तो आप इजीली इसे कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन लगाएंगे एमसीक्यू में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस सेंट्रल डॉगमा के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं, जैसे कि रेप्लिकेशन है,